जो हमें बिहार ने मैंडेट दिया था, वह मैंडेट एनडीए को दिया था और जेडीयू का भी और नीतीश जी का भी नेचुरल अलायंस वो एनडीए ही है। इसलिए यह हम सब के लिए हर्ष का विषय है कि उनका वापस आना ये बिहार के लिए और एनडीए के माध्यम से बिहार के विकास के लिए ये एक सुखद समाचार भी है और हम सब के लिए हर्ष का विषय है। यह भी ऑन रिकॉर्ड है कि जब जब एनडीए की सरकार आई है तब बिहार में स्टेबिलिटी और विकास की गति ने नई छलांग लगाई है। अगर हम देखें तो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे एजुकेशन का सेक्टर हो, चाहे हेल्थ का सेक्टर हो या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो, सभी मामलों में जब जब एनडीए ने लीड किया है और एनडीए की सरकार आई है तो बिहार हमेशा विकास की गति को एक अपने आप में गति मिली है और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि वर्तमान परिस्थिति में लॉ एंड ऑर्डर एक तरीके से चरमरा रहा था। आज जब भारतीय जनता पार्टी के साथ और एनडीए का अलायंस बनता है तो स्टेबिलिटी आती है और उसी से लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने में एक बहुत बड़ा एक अहम भूमिका भी रहती है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अब ये डबल इंजन की सरकार में उन्होंने जो निश्चय लिया है उसके बहुत ही अच्छे प्रमाण और अच्छे प्रभाव बिहार के दृष्टि से होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले समय में बिहार लोकसभा में स्वीप करेगा और एनडीए स्वीप करेगा और विधानसभा के चुनाव में भी एनडीए की सरकार बनना निश्चित रहेगा, ये हम महसूस करते हैं। जहां तक इंडिया अलायंस का सवाल है, हम पहले भी मानते थे कि यह अनहोली अलायंस, यह अनसाइंटिफिक अलायंस, यह अलायंस चलने वाला नहीं है और ये जो पहले भारत जोड़ो यात्रा थी जो अपने आप में एक तरीके से बेनतीजे समाप्त हुई और ये जो अभी इनकी अन्याय यात्रा और भारत तोड़ो यात्रा है और ये जो इंडिया अलायंस है, ये कंसेप्चुअली फेल कर चुका है। बंगाल में इसको ममता जी ने अच्छा पलीता लगाया, पंजाब में जो हो रहा है वो हम सब देख रहे हैं और बिहार में जो हुआ है वो स्पष्ट रूप से बताता है कि इंडिया अलायंस, जो ये अलायंस था, वो कॉन्सेप्ट वाइज भी और धरती पर उतरने से पहले ही यह बिफर गया है और बिखर गया है। और यहां यह भी मैं कहना चाहता हूं कि ये इंडिया अलायंस कोई और अलायंस नहीं था, ये अलायंस परिवार बचाओ अलायंस था। ये अलायंस प्रॉपर्टी बचाओ अलायंस है। ये अलायंस जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उनका जमावड़ा है और ये अलायंस तुष्टीकरण को बढ़ावा देने वाला अलायंस है। और आज भारत की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ज्ञान की ओर आगे बढ़ रही है। गरीब कल्याण, युवाओं का उत्थान, अन्नदाता के साथ आगे बढ़ने का निश्चय और नारी शक्ति को सशक्त करना, इसके तरफ मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। इसलिए इंडिया अलायंस का जो हुआ है वो आप सबके सामने है। मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार में
ये जो सरकार एनडीए की बनी है नीतीश जी के नेतृत्व में, इसमें स्टेबिलिटी आएगी। इसके कारण विकास को नई गति मिलेगी। डबल इंजन की सरकार पूरी ताकत से बिहार को आगे बढ़ाने में सक्षम रहेगी और एक लंबी छलांग लगाने की तैयारी है। और इसके साथ साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका साथ, इसको लेकर के चलने वाला ये जो मंत्र है, इसको हम आगे बढ़ाने वाले हैं। इसलिए उज्जवल विकास के लिए और उज्जवल बिहार के लिए ये जो नई सरकार एनडीए की बनी है, मुझे पूरा विश्वास है कि ये एक उज्जवल बिहार को बढ़ाने में सक्षम रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद। लगता है लोकसभा चुनाव में सब कुछ अच्छा रहेगा, क्योंकि 2019 में 39 सीटें जीती थी आप लोगों ने। नाराजगी थोड़ी बहुत नीतीश को लेकर हम स्वीप करेंगे लोकसभा चुनाव। बिहार में हम सभी सीटें जीतेंगे। बहुत धन्यवाद। जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे, बड़ी बात उन्होंने कही, हमारा गठबंधन विकास के लिए जरूरी है, ये कहा गया जेपी नड्डा की ओर से। और साथ ही ये भी कहा गया कि एनडीए सरकार में तेजी से विकास हो रहा है और आगे होगा। हमारे साथ पंकज झा लगातार बने हुए हैं और रूपेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, बड़ी बात कही, ये जो गठबंधन हुआ है और एनडीए, खुद एनडीए के जो विधायक दल के नेता भी नीतीश कुमार को बनाया गया, ये एक तरह से गठबंधन को मजबूती वाली स्पीच थी जो कि जेपी नड्डा ने इस वक्त दी। जी हाँ, जेपी नड्डा ने अपने भाषण के सबसे जो वहाँ संबोधित कर रहे थे पीसी में, सबसे आखिर में सबसे बड़ी बात कही और वो कहा कि क्लीन स्वीप करेंगे। यानी ये जो गठबंधन है जिसमें उपेंद्र कुशवाहा है, चिराग पासवान है, जीतन राम मांझी है, नीतीश कुमार है और बीजेपी है, ये गठबंधन जो एनडीए के अलायंस पार्टनर हैं, आप देखिए धीरे धीरे इंडिया अलायंस धीरे धीरे बिखर रहा है या अंदर में बहुत सारे मतभेद और मनभेद है। दूसरी तरफ 400 पार करने के लिए बीजेपी कितनी तेजी से विरोधियों को अपने पाले में कर रही है। 40 लोकसभा सीटें दांव पर हैं बिहार की, और उसमें नीतीश कुमार के आ जाने से इन सहयोगी दलों के साथ बीजेपी का रास्ता अगले चुनाव के लिए बहुत आसान हो सकता है। और जेपी नड्डा ने इसी बात का भरोसा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया है। बिल्कुल, अब जो सरकार है उस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। रूपेश भी हमारे साथ मौजूद हैं। रूपेश, अब नजर ये है कि अब कम से कम जितना कार्यकाल बचा है वो स्थायी तौर पर सरकार आगे बढ़े। कम से कम जेपी नड्डा के आश्वासन के बाद ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार फिर पाला नहीं बदलेंगे और अब तो वक्त भी नहीं बचा है। देखिए, और ये सवाल TV9 ने नीतीश कुमार से भी किया था और यही सम्राट चौधरी से भी पूछा था कि कितने दिनों तक, क्या 2024 तक या फिर 2024 के बाद 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा वो भी दोनों साथ में ही लड़ेंगे। क्योंकि अब तो ये वाकई ये एक प्रहसन का विषय बन गया है, एक सालाना प्रहसन, एक सियासी प्रहसन चलता है और इसी तरीके से जो लोग हैं वो इसी रूप में ले रहे हैं। आपने दिन में मुझसे सवाल किया था कि क्या बिहार में अब विकास पहले ज़्यादा हो रहा था या अब बिहार का विकास ज़्यादा होगा इनके साथ। ये विकास 2005 से जब सरकार चल रही तो पहले कार्यकाल में जो काम हुआ था, और ये आम लोगों को भी लगता है कि पहला जो कार्यकाल था उसमें जो कुछ हुआ, अब देखने का नज़रिया बिहार को या फिर जितनी योजनाएं हैं, शायद नीतीश कुमार अपने तर्कस के जितने तीर हैं वो सब चला चुके हैं, चूक चुके हैं। जितने विभाग हैं उन विभाग के मंत्रियों को भी आप देखेंगे तो ये आरजेडी कोटे का है, ये बीजेपी कोटे का है। ये कोटा वाइज जो मंत्रियों के विभाग हैं कि पथ निर्माण मंत्री फला बाबू रखेंगे और फला विभाग फला बाबू रखेंगे, और वो कैसे काम करेंगे, उस विभाग में काम करने की जो संस्कृति है वो भी एक ढर्रे पे आ गई है। बेशक रूपेश, नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनी है, एनडीए की सरकार बनी है, लेकिन अब जो दारोमदार है वो विजन को लेकर है कि विजन क्या होता है एनडीए सरकार का। और सम्राट चौधरी जो कि डिप्टी सीएम बनाए गए हैं बिहार सरकार में, उनसे बात की खुद रूपेश ने, सुनिए क्या कह रहे हैं। सम्राट, ये कहा जा रहा है ये सरकार कब तक चलेगी, क्या भरोसा है?
एकदम बिहार के विकास के लिए काम करते रहना। सर, आपके पगड़ी को लेकर बहुत सवाल पूछा जा रहा है कि जरूर ये इसका पगड़ी जवाब खुलेगी या दूंगा। रहेगी? पगड़ी खुलेगी या रहेगी सम्राट जी? बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। सम्राट जी, आपने कहा था कि जब तक अपदस्थ नहीं करूंगा पगड़ी नहीं खोलूंगा, ये कब खुलेगी? एकदम बताऊंगा, समय और वक्त बताऊंगा। तो रूपेश सवाल कर रहे थे सम्राट चौधरी से। दरअसल उनका ये जो कमेंट है पगड़ी वाला, वो बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था जब सरकार गिरी थी 2022 में और नीतीश कुमार छिटक कर आरजेडी के साथ महागठबंधन बना लिया था रूपेश। लेकिन उस सवाल पर कुछ कहा नहीं सम्राट चौधरी ने। असमंजस में आ गए थे, झेप गए थे। मैं तो यही कहूँगा कि उनको शायद ये मुगालता रहा होगा कि कोई ये सवाल उनसे कर सकता है और वो सीधा डायरेक्ट हिट कि आपकी पगड़ी का क्या होगा। और लोग मजाक में ये कह रहे हैं, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी अपनी पगड़ी नीतीश कुमार को ही सौंप देंगे। और मुझे याद है जब पहली बार वो पगड़ी बांध कर आए थे, उस वक्त भी मैंने उनका इंटरव्यू किया था और उस वक्त बगल में बैठकर जितने सवाल मैंने पूछे, सारे सवालों का बड़े इत्मीनान से जवाब दिया था। आज जैसे सवाल सुनकर के वो छिटकते हुए नजर आए, वो स्थिति नहीं थी। और तब उन्होंने 2 शब्दों का इस्तेमाल किया था कि जब तक नीतीश कुमार को उनकी कुर्सी से नहीं उतार देता हूँ, जब तक नीतीश कुमार को अपदस्थ नहीं कर देता हूँ। और वो शब्द मुझे याद था। लिहाजा आज भी मेरा जो सवाल था वो इसीलिए मैंने पूछा कि आपने कहा था कि आप जब अपदस्थ कर देंगे उसके बाद से आप ये पगड़ी खोलेंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि जरूर उतरेगी, जरूर मैं बताऊंगा, वक्त भी बताऊंगा। लेकिन अब कितनी असहज स्थिति होगी, क्या नीतीश कुमार जब सम्राट चौधरी की तरफ देखेंगे तब उनको याद आएगा कि यह पगड़ी क्यों इनके सर पे बांधी गई थी और मैं उनके बगल में कुर्सी में बैठा हूं। लेकिन रूपेश, ऐसा लगता है कि ये जो असहज वाली स्थिति है, अब ये इस बात से आगे बढ़ गई है सरकार और अब जो वो सामंजस्य है, वो तालमेल बिठाने की एक तरह से कोशिश होगी। पंकज, यही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जेपी नड्डा ने भी कहा कि ये डबल इंजन की सरकार होगी और विकास पर जो कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विकास का काम आगे बढ़ा, यानी काम को तरजीह दी जाएगी, जैसे कि बीजेपी करती है अपनी स्ट्रैटेजी में। पंकज, देखिए निधि, ये पगड़ी और काम ये सारी बातें हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अभी जो सबके सामने होगी, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद चुनाव होने हैं और इसीलिए लोकसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा अगली सबसे बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि ये जो घटक दल हैं जिसमें जीतन राम मांझी भी जुड़े हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, चिराग पासवान, चाचा भतीजा वाला मामला है। और पिछली बार जो हुआ था 17-17 यानी 17 पर जेडीयू, 17 पर बीजेपी और 6 पे रामविलास पासवान की पार्टी का मसला था। इस बार सीटों का बंटवारा कैसा होगा? जो इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार शायद बीजेपी अधिक सीटों पर लड़े, वो सीट शेयरिंग करके चुनाव मैदान में जाना सबसे बड़ी चुनौती है। डबल इंजन की सरकार का जो वादा किया है जेपी नड्डा ने, वो विकास का काम करने का, अब तो समय बहुत कम है लोकसभा चुनाव से पहले, वो बातें बात की होंगी। बड़ी बात आप कह रहे हैं पंकज, और डंके की चोट पर अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सीट शेयरिंग को लेकर कैसे सहमति बन पाएगी, रणनीति लोकसभा चुनाव को लेकर क्या बनाई जाएगी।